वेलकम टू नर्सिंग नेक्स्ट लेवल। आज हम पढ़ेंगे दमा यानी एस्मा के बारे में, जिसको हम सिंपली अस्थमा बोलते हैं, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और बहुत खांसी आती है, खास करके रात के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल फॉर एग्जांपल कोई एलर्जन एंटर करता है, तो वहाँ पे एयरवेज में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे एयरवे वॉल में। ये इन्फ्लेमेट हो जाती है, साथ में इसके अंदर जो है एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा होता है ज़्यादा, जिसको हम अडीमा बोलते हैं। ये जो ईयर वे है ये नैरो हो जाती है, जैसे यहाँ नॉर्मल ईयर वे है ये क्लियर है, यहाँ पे ओपनिंग बिल्कुल क्लियर है, इसकी पाथवे क्लियर है, बट यहाँ पे नैरोड ओपनिंग है। जो मसल्स होते हैं वो टाइटन हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इस कंडीशन की वजह से सिम्टम्स अराइज होते हैं जो मैंने आपको बोले। इसी कंडीशन को अस्थमा बोलते हैं। अस्थमा का कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, लेकिन हम इसके सिम्टम्स को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हम इसमें कवर करेंगे एस्थमेटिक अटैक और जो भी चीज़ें यहाँ कॉज साइन सिम्टम्स के साथ साथ नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, यानी मेडिकल मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। जो एस्थमा है ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसको हम ब्रोंकियल एस्थमा भी बोलते हैं। ये हमारे ईयरवेज को अफेक्ट करता है, जैसे ब्रोंकियोल्स को। इसको हम करेक्टराइज करते हैं दो चीज़ों से। एक तो म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है ईयरवे की, उसमें इन्फ्लेमेशन और अडीमा होता है जो मैंने एक्सप्लेन किया, और दूसरा क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेट हुआ होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, नैरोइंग होती है। पर ये जो नैरोइंग है ये यहाँ पे रिवर्सिबल होती है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो यहाँ पे ये ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ये क्यों होता है, जैसा मैंने आपको बोला, जब हमारे ईयरवेज रिस्पॉन्स देते हैं एलर्जेंस को, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है हमारे ईयरवेज की किसी स्टिमुलस को, उसकी वजह से यहाँ पे ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एस्थमा के टाइप्स की। तो एस्थमा के दो टाइप्स होते हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो है ये चाइल्डहुड में अफेक्ट करता है या अर्ली अडल्टहुड में अफेक्ट करता है। ये एलर्जेंस की वजह से होता है, एलर्जीज़ की वजह से होता है, जो हमारी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है एलर्जेंस के लिए। इसमें क्या देखा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन ई का लेवल ज़्यादा रहता है। इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो ये लेटर एडल्टहुड में होता है। इसके सिम्टम्स जो है क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से आते हैं और इमोशनल रिएक्शन की वजह से आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एस्थमेटिक अटैक के बारे में। एस्थमेटिक अटैक होता क्या है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं स्टेटस एस्थमेटिक्स या बोलते हैं अक्यूट सीवियर एस्थमा। नाम से ही हमें पता लगता है, अक्यूट का मतलब होता है जो सडनली होता है, इसलिए लॉन्ग टाइम में नहीं होता है, अचानक से हो जाता है। इसमें सीवियर से समझ आता है कि इसमें जो भी सिम्टम्स आएंगे उनकी सीवियरिटी ज़्यादा होगी। इसमें क्या होता है, ये अक्यूट एग्जर्सर्बेशन होती है एस्थमा की, जैसा मैंने आपको बोला। यहाँ पे सिम्टम्स वायलेंट होते हैं ज़्यादा, इंसान को सीवियरिटी बढ़ जाती है और सांस लेने में बिल्कुल ही दिक्कत आती है, जिसकी वजह से अटैक वाली कंडीशन अराइज होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी नॉर्मल एयरवेज हैं, इनके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सक्रीशन नहीं है, स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्सड होते हैं। एस्थमेटिक एयरवे की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वॉल है, ब्रोंकियल वॉल, वो इन्फ्लेमेड होती है एंड थिकन हुई होती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होती है, ब्रोंकियल्स की ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है। और इसके अलावा जो जब इसके सिम्टम्स जो है अस्थमा के वो उतने सीवियर नहीं होंगे तो स्मूथ मसल्स रिलैक्सड होती है। बट अगर अटैक की बात करेंगे, एस्थमेटिक अटैक की, यहाँ पे ये जो है अब्सोल्यूट नैरोइंग हो जाती है, अब्सोल्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ड्यू टू विच यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी को नहीं मिल पाती है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन सडन होती है, अक्यूट होती है। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहती है ईयर फ्लो की एयरवेज के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी बॉडी को O2 नहीं मिलता, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इस मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे जो हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, अस्थमा के लिए, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, कोई असर नहीं करते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो अटैक है, ये कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक भी जो है रहता है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ कॉजेज़ की अस्थमा के। तो किस वजह से होता है? या तो ये हेरिडिटी हो सकता है, मीन्स इनके एंसेस्टर्स को या फिर पेरेंट्स को होगा तो इस पर्सन को भी हो सकता है। एलर्जन इन्हेलेशन की वजह से होगा। जो अस्थमा है ये इसका कॉज एलर्जी भी है। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे डस्ट से, सल्फेट्रेटेड फूड से, एनिमल फीडर से, पोलन से, बेवरेज से, तो उनकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है अस्थमा। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को होगा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स जैसे धुआं और सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड, इनकी वजह से भी क्या होता है? अस्थमा हो सकता है। अगर हम ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स की बात करेंगे तो अगर कोई इंसान वहाँ उस जगह काम करता है जहाँ पे केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा होगा, मेटल या वुड का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एयर में फ़्लो करते हैं और इन्हेलेशन होती है जो कि ट्रिगर करती है अस्थमा को। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है। किसी पर्सन को एलर्जी होती है स्ट्रॉन्ग ऑडर्स या परफ्यूम से, तो उसको भी हो सकता है कि आगे चांसेस होंगे अस्थमा के। अगर कोई पर्सन जो है मेडिकेशन दवाइयाँ जैसे NSAIDs, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कंटिन्यूस या लॉन्ग टर्म यूज़ करेगा, उसको भी चांसेस होते हैं अस्थमा होने के। और अगर चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, क्लाइमेटिक चेंज आता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से भी जो है अस्थमा हो सकता है। यूजुअली जो है अस्थमा या फिर निमोनिया, कोई भी रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ होती है, उसके सिम्टम्स विंटर में जो है, ये कोल्ड वेदर में जो है वो ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं, ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इंसान को, क्योंकि जो है क्लाइमेटिक चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम साइंस एंड सिम्टम्स की कि क्या लक्षण आते हैं उस इंसान को जिससे अस्थमा होगा। उसको बहुत ज़्यादा कफ होगा, जैसा मैंने कहा, रात के समय और अर्ली मॉर्निंग में परसिस्टेंट कफ रहेगी। डिस्निया यानी कि ब्रेथलेसनेस होगी, और वीजिंग का मतलब होता है जब वो सांस लेता है उसको जो है सीटी जैसी आवाज़ निकलेगी उसके सांस लेते टाइम पे या खांसी के टाइम पे। चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी उसको। जब वो एक्सपायरेशन करेगा, सांस छोड़ेगा, तो वो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। हाइपोक्सीमिया यानी ब्लड के अंदर में ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज्ड रहेगा। रोंका यानी कि इंस्पायरेशन साउंड वहाँ पे नोटिस कर सकता है इंसान। अस्थमा अटैक हो सकता है। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ड्यू टू द कॉज, फॉर एग्जांपल अगर कॉज एलर्जेंस है तो ये एलर्जन हमारे जो ईयरवेज है इनमें एंटर जब करेगा, वहाँ पे हमारे लंग्स का, हमारे ईयरवेज का इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हिस्टामाइंस रिलीज़ हो जाएंगे, वहाँ पे जो है इम्यूनोग्लोबिन्स रिलीज़ और एक्टिव हो जाएंगे, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो अस्थमा के टाइम पे किसी भी एलर्जन के रिस्पॉन्स में जो है रिलीज़ होता है। इसीलिए अस्थमा के टेस्ट में IgE का जो है लेवल ज़्यादा आ जाता है। जब यहाँ पे वो रिलीज़ हो जाएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और जो यहाँ पे हमारी वॉल है ईयरवेज की वो थिक हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, एयर स्पेस यहाँ पे बिल्कुल कम रहेगी फ्लो के लिए। इसके अलावा उसके बाद एडिमा हो जाएगा ब्रोंकियल म्यूकोसा के अंदर, वहाँ पे ब्रोंकियल स्क्रीशन ज़्यादा हो जाएंगे, म्यूकस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से इन ईयर सेक्स के अंदर, इस ईयरवे के अंदर ब्लॉकेज होगा तो वेंटिलेशन भी जो है रिड्यूस हो जाएगी। इसी सब की वजह से एक पर्सन को सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे कि कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और वीजिंग आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस है? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ को और बाकी टिश्यूज़ को, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। निमोनिया हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यहाँ पे इसके अंदर जो है ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगा, एक्सेस स्क्रीशन हो जाएंगी, एडिमा होगा, वो जो स्क्रीशन से बाहर नहीं आ पाएंगे ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, दैट विल कॉज निमोनिया। कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ड्यू टू द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल,
इसके अलावा एटेलेक्टेसिस या न्यूमोथोरिक्स हो सकता है, जिसमें पार्शियल या कंप्लीट कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स की। हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, जैसा मैंने कहा ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है, पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ले जाएगी पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे और पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम करेंगे। ये होता है ग्रुप ऑफ नॉन इन्वेजिव ब्रीदिंग टेस्ट, जिससे हम मेजर करते हैं लंग हेल्थ। ठीक इसकी ही एग्जाम्पल आती है स्पायरोमेट्री, जिससे हम वॉल्यूम और फ्लो रेट पता लगाते हैं हमारे लंग्स का क्या है, जो कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही FVC और FEV1 फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी लंग वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये माउथ पीस होता है, हम पेशेंट को बोलते हैं इस माउथ पीस के थ्रू जो है वो एक्सपायरेट करे, ठीक है। तो उससे यहाँ पे एक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, ईयर चैम्बर होता है। जब ये ईयर चैम्बर में चली जाती है, वॉल्यूम इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि इसका फ्लो रेट क्या है, इसकी वाइटल कैपेसिटी क्या है, इसका जो एक्सपायरेशन लंग वॉल्यूम क्या है। इसके अलावा हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करते हैं, PEFR हम करेंगे, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या है, जिससे हमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स के बारे में पता लगेगा। ये यहाँ पे फ्लो ओरिएंटेड स्पायरोमीटर है और यहाँ पे है ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इसके अलावा हम IgE टेस्ट करते हैं, जिसे एलर्जी टेस्ट भी बोलते हैं। अगर एस्थमा होगा तो ये IgE का अमाउंट जो है, काउंट जो है, ये इंक्रीज रहेगा। ABG आर्ट्रियल ब्लड गैस हम देखेंगे, जिसमें मेजर करेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और pH लेवल आर्ट्रियल ब्लड का। चेस्ट एक्सरे करेंगे पर्सन का, जिससे हमें हाइपर इन्फ्लेशन पता लगेगी लंग्स की। और क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे ब्रीदिंग साउंड्स की, जिससे व्हीजिंग साउंड्स का पता लगेगा। अब जो ये फ्लो ओरिएंटेड स्पायरोमीटर होता है, यहाँ पे हम जो है जब ये पेशेंट होता है, ये एक्सपायरेशन करता है, तो उसके जो एक्सपायरेशन वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से जो ये यहाँ पे बॉल्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ये जो है ऊपर की तरफ आ जाती है ड्यू टू द एयर प्रेशर। अब ये देखा जाता है, ये बॉल्स की से इंडिकेट होता है कि इसका रेट क्या है, एक्सपायरेशन का वॉल्यूम क्या है। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की, जिसमें हम पहले देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम पेशेंट को क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हुआ होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, उसको रिलीव करता है। इसमें हम देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसमें आता है सॉल्ब्यूटामॉल एंड एल्ब्यूटरॉल, और देते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम देते हैं साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल। इसके साथ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जो कि रिलैक्स करती हैं स्मूथ मसल्स को, जिसकी एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन सल्फेट। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्योंकि O2 की सफिशेंसी नहीं होती है पेशेंट को। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इन्हेलर्स देते हैं पेशेंट को, साथ में उसको टेक्निक सिखाते हैं इसकी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए हम बोलते हैं एडिकेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं और ट्रिगर्स को अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो पेशेंट को जो सबसे पहले है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई होती है मेडिसिन्स, वो देनी है ऑन टाइम। रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है मॉनिटर करनी है, ABG एनालिसिस करना है, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है पेशेंट के। जो भी इमरजेंसी रिससिटेशन इक्विपमेंट्स है, उनको हमें रेडी टू यूज़ रखना है। पेशेंट को नेबुलाइज करना है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखानी है। पेशेंट को फाउलर्स और सेमी फाउलर्स पोजीशन देनी है, ताकि उसको जो है उसकी रिलीफ हो जाए उसके सिम्टम्स और उसको ब्रेथलेसनेस ना हो। इसके अलावा पेशेंट को हमें इन्हेलर्स को यूज़ कैसे करते हैं वो सिखाना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में सिखाना है। उसको सूटेबल एनवायरनमेंट देना है, जिसमें एलर्जेंस प्रेजेंट ना हो, जो पोल्यूशन फ्री हो, जहाँ पे वो कंफर्टेबल रहेगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। इसके साथ यहाँ पे हमारा ये एस्मा का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने इसमें सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली।